प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th की केस स्टडी की। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमेशा एग्जाम में आता है। सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये। सीबीएसई में केस स्टडी आती है और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पैराग्राफ में से। तो उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से समझना है, उसके रिगार्डिंग ही फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपने निकालने हैं। तो सबसे पहले जो भी केस स्टडी आपको मिलती है उसको अच्छे से समझना है, रीड करना है, आपको एक कम्प्रीहेंसिव बना लेनी है, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ लेते हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से ही है। फर्स्ट केस स्टडी है। प्रत्येक चैप्टर में एक केस स्टडी है, तो हम फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडी को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों को व्यवस्थित करने, उन्हें सारांशित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब भी जो सांख्यिकी है वो विवरणात्मक होती है, डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी होती है, तो उसका प्रयोग हम आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए और उनको समराइज करने के लिए करते हैं, चाहे वे जनसंख्या या प्रतिदर्श के अध्ययन से आए हो। यानी कि जो भी आंकड़े जब आप उनको व्यवस्थित कर देते हो, उनको समराइज कर देते हैं, तो उसे हम विवरणात्मक सांख्यिकी कहते हैं। और वो आंकड़े या तो जनसंख्या से आए हो या प्रतिदर्श से आए हो। जो भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन का मतलब यानी कि जनसंख्या है। जनसंख्या का मतलब जिस एरिया के बारे में आप बात करना चाहते हो, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। और उस जनसंख्या में से जब आप कुछ मदों को चुन लेते हो, कुछ आइटमों को चुन लेते हो या सैंपल ले लेते हो, उसे हम प्रतिदर्श विधि या सैंपलिंग विधि कहते हैं। तो विवरणात्मक सांख्यिकी में हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं और उनसे उनका जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम समराइज करते हैं। मेथड का चाहे कुछ भी हो, जनसंख्या विधि में या तो सैम्पलिंग मेथड या सेंसस मेथड, दो मेथड होते हैं डाटा इकट्ठा करने के। सेंसस मेथड जिसको हम जनगणना विधि कहते हैं और दूसरा है हमारा प्रतिदर्श विधि जिसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो इन दोनों मेथडों से जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको जब हम व्यवस्थित करते हैं तो उसे विवरणात्मक सांख्यिकी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो विवरणात्मक सांख्यिकी है वो आंकड़ों को व्यवस्थित यानी कि सरल रूप देती है, जिससे हम आंकड़ों को आसानी से समझ सके। अन्य एक और मेथड है जिसको हम देखते हैं। हालांकि एक अन्य प्रकार की सांख्यिकी जिसे हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं की आवश्यकता प्रतिदर्श से जनसंख्या तक सामान्यीकरण बनाने के लिए की जाती है। जब हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी की बात करते हैं तो उसकी जरूरत हमें तब होती है जब हम जो डाटा लेते हैं वो सैम्पलिंग मेथड से लेते हैं और सैम्पलिंग मेथड से जो हमने डाटा लिया है, जो हमने इंफॉर्मेशन ली है, उसको हम जनसंख्या पर लागू करते हैं यानी कि पॉपुलेशन पे। इसको एक आप एग्जांपल से समझो। मान लो क्लास 11th का टेस्ट लिया गया है और क्लास 11th में के टेस्ट में मुझे ये देखना है कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है। तो मैं सभी बच्चों से उनके मार्क्स न पूछकर कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, 4 या 5 बच्चों को, और 4 या 5 बच्चों के जो नंबर आए हैं उसके रिगार्डिंग मैं ये देख लेती हूँ क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल पूरी की पूरी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। तो जो सैंपल लिए थे वो मैंने सिर्फ 5 सैंपल लिए थे और उस 5 सैंपलों का जो भी रिजल्ट हुआ वो रिजल्ट मैंने जनरलाइज कर दिया पूरी क्लास के लिए कि अगर 5 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है टेस्ट में तो मैंने बोल दिया कि बच्चों ने अच्छा कर रखा है, पूरी क्लास का जो रिवीजन था वो अच्छा था, टेस्ट अच्छा गया था। तो ये जर्नलाइजेशन होता है और ये जर्नलाइजेशन करने के लिए हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। और जो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है वो हमेशा सैम्पलिंग मेथड में ही प्रयोग होती है, जब सैम्पल मेथड से आप किसी पॉपुलेशन के बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हो। आपको समझ लेना चाहिए पॉपुलेशन का मतलब होता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और जब उस पॉपुलेशन में से हम कुछ आइटम्स को चुनते हैं, कुछ मदों को चुनते हैं, तो उसे हम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में करा, क्लास 11th की बात कर रहे हैं हम, तो जब पूरी क्लास की बात कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन होगी और उस पॉपुलेशन में से हमने 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करा तो वो सैंपल होंगे। तो इस तरह सैम्पलिंग मेथड से जो बच्चे हमने चुने थे उन्हीं के
रिजल्ट के भी यहाँ पे हमने पूरी क्लास का रिजल्ट तैयार करा, तो वो हमारा सामान्यीकरण कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के लिए यदि 1000 पंजीकृत मतदाताओं के एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है, यानी कि सर्वे किया गया मतदाताओं का 1000 कैंडिडेट थे जो पंजीकृत थे, उनमें 55% ने यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था को कैसे संभाल रहे हैं। तो 55% ने स्वीकार किया है, तो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का प्रयोग करना है हमने, और उससे हमें जो रिजल्ट है वो जनरलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम उपांतीय त्रुटि लेते हैं, जिसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। उपांतीय जो त्रुटि होती है वो पहले फिक्स हो जाती है कि आपका जो रिजल्ट आएगा सैम्पलिंग से वो कितना ऊपर या नीचे हो सकता है। इसका मतलब ये है, जैसे 55% रिजल्ट है आया, तो आप कितना स्वीकार करते हो कि ये ऊपर या नीचे हो सकता है। तो अगर मैं इसमें 10% का चेंज लेती हूँ कि 10 ऊपर या नीचे हो सकता है, तो जो मैंने रिजल्ट दिया था कि 55 हो सकता है, तो इससे 10 नीचे यानी कि 45 और 10 ऊपर यानी कि 65, तो जो आंसर होगा वो 45 और 65 के बीच में होगा। अगर उपांतीय मैं 2% का लेती हूँ, तो ये 2 ऊपर या 2 नीचे, यानी कि 2 प्लस कर सकते हो इसमें और 2 माइनस कर सकते हो। तो 55 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 53, और प्लस करोगे तो 57। तो जो रिजल्ट होगा वो 53 और 57 के बीच में होगा। इस तरह हम पहले ही ले लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा। तो अब देख लेते हैं उदाहरण में इन्होंने कितना ले रखा है ये एरर। निष्कासन सांख्यिकी का प्रयोग करना है, और जो उपांतीय त्रुटि की गणना करने के लिए किया जाता है, जो प्रतिदश के कारण संभावित उतार चढ़ाव की एक अनुमति है कि कितना उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कितना हमारे रिजल्ट के ऊपर या नीचे हो सकता है। ऊपर यानी कितना आपको प्लस करना है, और नीचे मतलब कितना कम करना है। तो उतार चढ़ाव की अनुमति देता है। यदि उपांतीय त्रुटि 4% अंक है, तो हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि जो रिजल्ट निकला है हमारा 55, तो या उससे 4 अंक कम होगा या 4 अंक ज़्यादा होगा। तो 55 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो 51, और इसमें +4 करोगे तो 59। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो 51 और 59 के बीच में होगा। अर्थात 55% से 4 अधिक या 55% से 4 कम होगा। यद्यपि प्रतिटेस्ट लेते समय निष्कर्षात्मक सांख्यिकी महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि हम प्रतिदर्श यानी कि सैंपल नहीं लेते हैं, तो हम संपूर्ण जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तब हमें निष्कर्षात्मक सांख्यिकी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको 2 मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब हम सैम्पलिंग मेथड से आंकड़े लेते हैं, और विवरणात्मक सांख्यिकी उसे कहते हैं जब आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है और उनको सारांशित किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है। और डाटा इकट्ठा करने के 2 मेथड हैं, सैम्पलिंग मेथड और सेंसस मेथड, जिसको हम जनगणना विधि बोलते हैं और एक प्रतिदर्श विधि बोलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो केस स्टडी थी उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कक्षा 11th का अध्यापक केवल कक्षा के विद्यार्थियों के प्रतिदर्श की औसत ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण कक्षा की औसत लंबाई की गणना करता है, तो वो क्या प्रयोग करता है। देखो, सैम्पलिंग मेथड लिया गया है और उससे औसत लंबाई ज्ञात की गई है, उसके रिजल्ट को ही वो संपूर्ण कक्षा पर लागू कर रहा है, यानी कि गणना कर रहा है। तो अभी हमने करा था वो कौन सा मेथड होता है, जब हम मेथड से सैंपल से डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे। तो क्लास 11 तो पूरी पॉपुलेशन होगी, और जबकि जब सैंपल से आपने औसत लंबाई ली है और पूरी कक्षा पर उसकी गणना कर रहे हो, तो ये जो मेथड होगा वो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी तरीके से पूछा गया, तो इसलिए केस स्टडी को आपको अच्छे से समझना है ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सको। अब हम सेकंड क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सांख्यिकी में डैश से अभिप्राय किसी विषय से संबंधित सभी मदों
या इकाइयों के कुल जोड़ से है। जब आप सांख्यिकी में सभी मदों को जोड़ते हो, सभी इकाइयों से इंफॉर्मेशन लेते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी भी एरिया की हम बात करते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी सभी मदों के जोड़ को, जब सभी मदे को जोड़ लिया जाता है तो उसे हम जनसंख्या बोलते हैं। जनसंख्या क्या होती है? जिसके बारे में हमें सूचना इकट्ठी करनी है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में क्लास 11th है, वो जनसंख्या कहलाएगी। अगर हम भारत के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भारत पॉपुलेशन कहलाएगी, यानी कि जनसंख्या कहलाएगी। तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का मतलब व्यक्तियों की संख्या से नहीं है, बल्कि उनसे है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर मैं सेब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, किसी मंडी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, तो जो मंडी है वो जनसंख्या कहलाएगी। तो जनसंख्या कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसमें अवेलेबल जितने भी आइटम हैं, जितनी भी मदें हैं, उन सब के जोड़ को हम जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश सांख्यिकी से प्राय उन विधियों से जिनका प्रयोग आंकड़ों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? हम विवरणात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विवरणात्मक विधि द्वारा ही हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, उनको समराइज करते हैं, ताकि हम विश्लेषण कर सके, यानी कि आंकड़ों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन का मंथन कर सके, कोई विश्लेषण कर सके या निष्कर्ष निकाल सके। तो निष्कर्ष निकालने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, और आंकड़ों को व्यवस्थित करना और उनको समराइज करना विवरणात्मक कहलाता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मक के रूप में सांख्यिकी की विशेषता है? सम्मक का मतलब होता है डाटा, इंफॉर्मेशन। मतलब जब आप आंकड़ों की बात करते हो तो सांख्यिकी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला, गुणात्मक आंकड़ों का निर्वचन। तो सांख्यिकी कभी भी गुण के बारे में बात नहीं करती। सांख्यिकी आंकड़ों का समूह होता है, तथ्यों का समूह होता है, और आंकड़ों का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी सूचना जिसको आप मात्रात्मक रूप से गिन सकते हो, जैसे 1 2 3 इस तरह गिना जा सकता है। तो सांख्यिकी में गुणात्मक आंकड़ों का विवेचन नहीं किया जाता। दूसरा, कोई भी सिंपल जो आंकड़ा है वो सांख्यिकी नहीं कहलाती, आंकड़ों का समूह सांख्यिकी कहलाती है। तो आंकड़े भी होने चाहिए, यानी कि तथ्य होने चाहिए, और वो तथ्य समूह में होने चाहिए, और परस्पर वो संबंधित होने चाहिए, और तुलनात्मक होने चाहिए। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, बी और सी दोनों ही। तो सांख्यिकी तभी होगी जब आंकड़े होंगे और आंकड़ों का समूह होगा, साथ में वो आंकड़े परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ताकि हम उनकी तुलना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कथन गिवन है, तो आपको पढ़कर उनके सही विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प है जैसे दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य है, या कथन एक सत्य है और बी असत्य है, या बी असत्य है और ए सत्य है। इस तरह के आपको विकल्प मिलेंगे। तो सबसे पहले कथन को देख लेते हैं। 5 उम्मीदवारों के औसत स्कोर के आधार पर सेट परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के औसत स्कोर का अनुमान लगाना विवरणात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है। यानी कि इन्होंने ये बोला है 5 उम्मीदवार लिए हैं, यानी कि 5 व्यक्तियों का एक सैंपल लिया है, जिसके आधार पर सेट में जो एग्ज़ाम होता है, सेट में एग्ज़ाम में जितने भी उम्मीदवार बैठे थे उनके औसत का हमने अनुमान लगा लिया है। तो इसे हम विवरणात्मक सांख्यिकी कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जब हम सैंपल से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको पॉपुलेशन पर लागू करते हैं, यानी कि जनरलाइज करते हैं, तो उसे हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं, ना कि विवरणात्मक। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये विवरणात्मक सांख्यिकी नहीं है, बल्कि ये निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है। आगे है कथन बी में विवरणात्मक सांख्यिकी प्रतिदर्श और आंकड़ों के माप के बारे में संक्षिप्त सारांश देकर एक विशिष्ट आंकड़े समूह की विशेषता को समझने में सहायता करती है। ये बिल्कुल सही है। जो विवरणात्मक सांख्यिकी है
वो हमने फर्स्ट लाइन में ही देखा था केस स्टडी की। तो जो विवरणात्मक सांख्यिकी है वो सैंपल मेथड से या किसी और मेथड से आंकड़े लिए गए हैं उनको संक्षिप्त करती है, उनका सारांश करती है, आंकड़ों को व्यवस्थित करती है ताकि हम विश्लेषण आसानी से कर सकें, उनकी विशेषताओं को समझ सकें, हमारा काम आसान हो जाता है। तो उसे हम विवरणात्मक सांख्यिकी कहते हैं। तो जो कथन बी है वो कथन 2 है वो सही है, जबकि जो कथन ए है वो गलत है। तो इस तरह जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, क्योंकि कथन 2 है वो सत्य है लेकिन कथन ए है वो असत्य है। लास्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी के क्षेत्र में शामिल 3 घटकों की सूची बताइए। मतलब सांख्यिकी है उसके क्षेत्र स्कोप में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो सांख्यिकी में 3 तत्व शामिल होते हैं। सांख्यिकी की प्रकृति कि ये विज्ञान है या कला है, सांख्यिकी की विषय सामग्री की सांख्यिकी के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, सांख्यिकी की सीमाएं यानी कि सांख्यिकी की कमियां क्या क्या हैं। तो ये 3 मेन तत्व हैं जो सांख्यिकी के क्षेत्र में पढ़ाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें ताकि मैं अन्य वीडियो भी इस टॉपिक पर बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।